Hello students, welcome you all in the video lecture series of DME 1. In previous lecture, we see the nomenclature and a design procedure for a knuckle joint. In that, we already seen the various steps for design procedure for knuckle joint. In today's lecture, we are going to see a simple numerical on a knuckle joint. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे नक्कल जॉइंट के लिए जो जॉइंट के ऊपर एक छोटा सा नॉर्मल न्यूमेरिकल हम इसको पर्सनली मैं अपने DME 1 के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं उसको मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कहता, क्योंकि वो डिज़ाइन प्रोसीजर होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो स्टेप्स फॉलो करते हो, जो आंसर्स आपको फाइंड आउट होते थे वो आंसर्स नथिंग बट योर डायमेंशंस, वो जॉइंट के या उस एलिमेंट्स के उस पार्ट्स के वो क्या रहेंगे, डायमेंशंस रहेंगे, जो हमें हेल्प करता है कि वो एग्जैक्ट किस तरीके का उसके अगर अपने ऊपर लोड कंसिडर किया जा रहा है, एजम्पशन करे जा रहे हैं, तो उस पर जो एग्जैक्ट फोर्स एक्ट अप्लाई होने के बाद या जो कंडीशंस आप एजम्पशन कर रहे हैं कि एग्जैक्ट क्या इसके ऊपर इफेक्ट होने के बाद इसका डायमेंशंस क्या होना चाहिए कि जो ये चीज़ों को रजिस्ट कर पाए, जिसकी वजह से वो टूटे ना, ब्रेक ना हो, तो वो हमें फाइंड आउट करने में ये हेल्प करती है डिज़ाइन प्रोसीजर्स। ओके, तो इसके लिए हम इसको न्यूमेरिकल ना कहते समय क्या कहता हूँ कि हम इसकी डिज़ाइन बना रहे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज अ डिफरेंट पार्ट एंड डिज़ाइन प्रोसीजर फॉलो करने पे आंसर्स निकालना इज अ डिफरेंट पार्ट। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिज़ाइन फॉर द नक्कल जॉइंट। ठीक है, तो उसका एक न्यूमेरिकल लिखते हैं कि डिज़ाइन नक्कल जॉइंट, डिज़ाइन ए knuckle joint to connect two circular circular rods subjected to axial यानी एक्सिस के ऊपर, टू एन एक्सियल टेंजाइल फोर्स to an axial tensile force of 50 kilonewton. The rods are coaxial and a small amount of an angular momentum between their axis is permissible। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि इसके अंदर कुछ हल्के से मूवमेंट होते हैं जो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो ये इसका फंक्शन वो कर रहे हैं। देन डिज़ाइन द joint and specify its dimensions। ठीक है, the material is plain carbon steel, जिसकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या रहेगी, ऑफ 400 न्यूटन पर mm² एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, इज 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उन्होंने आपका न्यूमेरिकल में कंडीशंस दिया है कि जो दो रॉड रहेंगे, सिंपल चीज़, जो रॉ मटेरियल का जो नॉर्मल दो रॉड रहेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड रहेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा 15 किलो न्यूटन का, और इसके अंदर जो भी परमिसिबल मोमेंट रहेगा एंगुलर, वो ऑलरेडी परमिसिबल दिया है, परमिशन दिया है कि इसके अंदर एंगुलर मोमेंट अगर होगा तो आपको कंसिडर करना है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और उसके अंदर जो मटेरियल से आपका जो पार्ट्स बन रहे हैं या जो मटेरियल यूज़ करने वाले वो क्या है, प्लेन कार्बन स्टील है, जिसकी
स्ट्रेंथ क्या है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या दिया है उन्होंने 5। तो ये उन्होंने कंडीशन उनकी तरफ से ही दे दी है, बस हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते समय आप फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, हम सीधा सॉल्व करना शुरू करते हैं कि फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन डेटा में आपको क्या दिया है, सीधा सीधा क्या था आपको कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एस वाई टी क्या दिया है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। देन आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या दिया है 5, राइट, ये इतना दिया। अब मुझे बोलो कि आपकी इसके अलावा इसके ऊपर हमने हमको कुछ चीज़ें दी है क्या, ऐसे एक दिए जो पी है, पी क्या है फोर्स, जो कितना दिया आपको यहाँ पे 50 किलो न्यूटन, यानी इसको मैं 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अभी कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है आपकी, तो आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आप अगर देखोगे प्रीवियस लेक्चर में डिज़ाइन प्रोसीजर में, तो आप देखोगे कि मेरा फर्स्ट कैलकुलेशन पार्ट क्या था कि डायरेक्ट रॉड के बारे में था कि डायमेंशंस का रॉड निकालना। तो आप यहाँ पे हमें क्या है कि हमें परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगे। तो कोई भी जॉइंट्स रहने दीजिए, कोई भी पार्ट का आपको फर्स्ट थिंग क्या रहती है कि आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने ही पड़ते हैं। उसके बेसिक फार्मूला जो मैंने क्वार्टर जॉइंट में, डबल क्वार्टर जॉइंट में बताया, तो वो सब पे सेम अप्लाई होता है। कोई भी अगर यूज़ किया गया है कुछ भी पार्ट्स के लिए, अगर आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने, तो उसके बेसिक सेम फार्मूले सिग्मा टी, सिग्मा सी और टाउ के लिए जो यूज़ किया गया है, तो वही फार्मूले हमेशा यूज़ करने। जहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन डेटा दिया है वहाँ पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे कंडीशन ऐसी दी गई है कि जिसके अंदर आपको गिवन डेटा में तो दिया ही नहीं है, लेकिन आपको कंडीशन ऐसी दी गई कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, तो इसके ऊपर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन में आपको तो दिया है नहीं, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट क्या रहेगा, कैलकुलेट दी परमिसिबल स्ट्रेसेस, कैलकुलेट दी परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो बेसिक फार्मूला क्या आपका, सिग्मा टी के लिए एस वाई टी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो एस वाई टी क्या है आपका 400 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अब मैं ये आप पे रख रहा हूँ क्योंकि जानबूझ के आपको इसलिए ब्लैंक छोड़ा हूँ कि आप भी इसके साथ प्रैक्टिस करोगे, आपको भी क्यूरियोसिटी आएगी कि इसका आंसर क्या है, तो आप वो निकालोगे, ठीक है, ठीक है। देन निकाले हम सिग्मा सी। सिग्मा सी में क्या है, हम क्या कंसिडर करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव यानी क्या कि जिसके अंदर हम कॉम्प्रेस करते उसको डबल लेते हैं, तो डबल में डबल एस बाय टी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 टाइम्स 400 डिवाइड बाय 5, जो आंसर आएगा वो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। देन टाउ, इसमें हम हाफ लेते हैं एस वाई टी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसके अंदर अब जो भी आंसर आएगा 0.5 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 5, जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ये तीन चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, राइट। ये आंसर आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, या नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर। तो नेक्स्ट प्रोसीजर आपकी क्या है, नेक्स्ट ये आपने फर्स्ट कैलकुलेट किया, एंड सेकंड आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच रॉड, डायमीटर ऑफ ईच रॉड। तो बेसिक फार्मूला क्या है, कैपिटल डी से हम उसको डिनोट करते हैं डक्टल के रॉड को, तो उसका फार्मूला है अंडर रूट ऑफ 4p डिवाइडेड बाय पाई सिग्मा टी। अब इसके अंदर आपको पता है कि फार्मूलेज के अंदर आपको वैल्यू क्या पुट करनी है। पी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन दी हुई है, पाई है, सिग्मा टी आपने फाइंड आउट किया है, तो सिग्मा टी जो भी आपका आंसर रहेगा, देन आपका टाउ का जो भी आंसर रहेगा, एंड देन आपका सिग्मा सी का जो भी आंसर रहेगा, आप इसके अंदर पुट करोगे और आपका आंसर मिलेगा। तो जो भी आपका आंसर मिलेगा, तो आप मैं आपको उसका थोड़ा हिंट दे देता हूँ, तो आपको जो भी आप यहाँ पे डी में वैल्यू पुट करोगे और आपका जो आंसर मिलेगा, तो आपका डी का आंसर जो आना चाहिए वो ऑलमोस्ट 28 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 21 या समथिंग। तो मैं उसको कंसिडर करूँगा, डी को कंसिडर कर लूँगा 30 mm। तो आपका भी जो 30 के क्लोज आंसर आएगा, 30 mm के क्लोज आंसर आएगा, वो आप सही रहेगा, कुछ रॉन्ग नहीं रहेगा। 25 से लेके 30 के रेंज में जिसका भी आंसर आया वो गलत नहीं है, वो सेम रहेगा। बस उसको मैं हमको कन्वर्ट करना है mm में। इसके लिए हम तो क्या करते हैं, एक 2-3 mm का अलाउंस दे देते हैं, टॉलरेंस दे देते हैं। इसके लिए मैं 30 उसको राउंड फिगर
कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो आपका डी आप फाइंड आउट हो गया, आपका जो आंसर आना चाहिए और अराउंड 30 mm आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट जो कैलकुलेट दी enlarged diameter of each rod, वो भी by empirical relationship, by empirical relationships, ठीक है। बाय एम्पेरिकल रिलेशनशिप से आपको ये फाइंड आउट करना है। देन D1 इज इक्वल टू 1.1 इंटू डी, जो आपने अभी डी का वैल्यू निकाला है 1.1 इंटू डी जो निकाला है वो कितना है आपका 30 mm। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा अराउंड यहाँ पे 33 mm के आसपास आएगा, ठीक है। तो उसको जिसको 33 कंसीडर करना है 33 कंसीडर करेगा या 35 राउंड फिगर जो मैंने आपको कहा था कि जो भी आपको कंसीडर करना है आप कर सकते हो। तो ये आपका D1 का आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप है जो आपकी है 4, वो है कैलकुलेट द डायमेंशंस of A and B by empirical रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या है, ए के लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो 0.75 इंटू कैपिटल डी। तो 0.75 इंटू कैपिटल डी में क्या आएगा 30। तो आपका जो ए का आंसर आना चाहिए वो ए का आंसर क्या आ जाएगा ऑलमोस्ट 22.5, और इसको कंसिडर करेंगे हम 25 mm तक, जो आपको कन्वीनियंट लगता है या जो आपको लगता जिसके अंदर 1-1, 2-2 mm का हम कंसिडरेशन करेंगे, ठीक है। ये होगा ए का। देन बी 1.25 इंटू डी, तो 1.25 इंटू 30, तो बी का आंसर आपका ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा 37.5, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे 40 mm तक, ठीक है। आप इसको 38 भी ले सकते हो, डिपेंड है आप पे कि आपको 1 से 2 या 3 के रेंज में कितना लेना है। आपको 5 mm के ऊपर जाना नहीं है, 3 mm के ऊपर जाना नहीं है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंडेड है कि आपको कितना कंसीडर करना है। ये होगा आपका ए एंड बी के रिगार्डिंग। देन है 4th स्टेप आपकी, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा आपको इरिटेट करेंगे, जैसे कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ पिन यानी जो हम इंसर्ट करने वाली पिन थी, बाय शेयरिंग कंसिडरेशन इक्वेशन एंड बेंडिंग कंसिडरेशन इक्वेशन एंड select whichever is maximum diameter, ठीक है। whichever is the maximum diameter, यानी क्या क्या कंडीशन दी है कि आपको शेयरिंग कंसिडरेशन इक्वेशन से एक बार सॉल्व करना है, तो आपको डी की वैल्यू मिलेगी जो स्मॉल डी है, डायमीटर ऑफ पिन। देन आपको वो बेंडिंग कंसिडरेशन से इक्वेशन से कंसिडर करके निकालना है, तो उसका एक डी डायमीटर आएगा। तो जो मैक्सिमम रहेगा दोनों में से वो आपको सेलेक्ट करना है या जो आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो बाय शेयरिंग कंसिडरेशन इक्वेशन d अंडर रूट ऑफ 2p डिवाइड बाय पाई टाउ, ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ p की वैल्यू डालनी है, टाउ की वैल्यू डालनी है, और आपको आपका आंसर मिलेगा। तो अराउंड आपका जो डायमीटर का आंसर आएगा वो 28 और 21 समथिंग आएगा। तो और
इसको हम कंसिडर कर सकते हैं 30 mm तक, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा डी के लिए, ठीक है। किसके कंसिडरेशन से? आपके बाय शेयरिंग कंसिडरेशन से, अभी बाय बेंडिंग कंसिडरेशन इक्वेशन। तो उसका क्या फॉर्मूला था आपका? डी 3√32 डिवाइड बाय पाई बेंडिंग स्ट्रेस इनटू पी डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट बी डिवाइड बाय 4 प्लस ए डिवाइड बाय 3। जो इसके सारे वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है, तो आपका आंसर भी इसमें ऑलमोस्ट 38.79 mm आ रहा है। तो और हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? 40 mm तक इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका हो गया दो कंडीशन। आपको यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या बोली कि दोनों में से एक आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको? जो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कौन सा है आपका? बाय बेंडिंग स्ट्रेस से, यानी बाय बेंडिंग कंसिडरेशन से आपका 40 mm कंसिडर किया गया और बाय शेयरिंग कंसिडरेशन से आपका 30। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कौन सा किया? बाय बेंडिंग consideration diameter is 40 mm, therefore D is equal to 40 mm। तो ये 40 mm जो रहेगा आपके अभी नेक्स्ट जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें वो यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करते हैं हम इसके आगे जो भी कैलकुलेशन करना है आपको, तो हम इसमें क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप जो है कैलकुलेशन पार्ट हमारा जो नेक्स्ट फिफ्थ है, कैलकुलेट दी डायमेंशंस D0 एंड D1, ठीक है, बाय इंपेरिकल रिलेशनशिप, तो D0 का जो फॉर्मूला हो गया 2 टाइम्स स्मॉल d, तो 2 इंटू स्मॉल d कितना है? 440। तो आपका जो D0 क्या रहेगा? 80 mm रहेगा। एंड देन D1 का फॉर्मूला क्या है? D1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू स्मॉल d, दैट इज 1.5 इंटू 40, दैट इज 60 mm, ठीक है। तो इस तरीके से आपका D0 भी निकल गया और D1 भी निकल गया। तो अब तक का तो हमारा यहाँ पे क्या था? एक जो हमने क्या किया था अब तक, यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस पार्ट्स कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे आगे? इसके वो रहेगा आपका चेक करने वाला चीज़, जो भी था हम क्या करते थे, अब चेक करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? जो है नेक्स्ट आपकी 6 स्टेप्स जो है उसमें क्या बोला गया है? चेक दी टेंसाइल, crushing and shearing stresses in I, यानी जो पार्ट है आपका फोक ऑन आई है, तो उस कंपोनेंट में हमें देखना है, आई के कंपोनेंट में देखना है कि आपका डिज़ाइन जब अभी तक का जो हमने कैलकुलेशंस किए डायमेंशंस वो सेफ रहेंगे क्या जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हम करेंगे तो सिग्मा टी जो फार्मूला यूज़ करते P डिवाइडेड बाय B D0 माइनस D। अब ये मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये आपका टास्क है कि इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आपका आएगा सिग्मा टी, तो ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए आपके परमिसिबल स्ट्रेसेस से। जो हमने पहले सिग्मा टी निकाला है ना फाइनल कैलकुलेशन करते समय, तो वो सिग्मा टी से इस सिग्मा टी की वैल्यू कम होनी चाहिए, नहीं ये सिग्मा टी की वैल्यू बड़ी जब रहेगी तब जाके आपकी डिज़ाइन सेफ रहेगी। तो ये टास्क आपको दिया जाता है, ठीक है। देन सिग्मा सी का भी वैल्यू लिख के फार्मूला लिख के देता हूँ, P डिवाइडेड बाय B D। इसका भी आंसर जो आएगा वो मैक्सिमम होना चाहिए आपके परमिसिबल सिग्मा सी से। देन टाउ P डिवाइडेड बाय B इन ब्रैकेट D0 माइनस D, सेम फार्मूला ऊपर करने के सेम उसका भी वही रहेगा। अब लास्ट जो है
आपने आई के लिए देखा था, अभी हम फॉग के लिए देखेंगे। चेक दी टेंसाइल, क्रशिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस इन फॉग। तो फॉर्मूला आपका अराउंड सेम ही रहेगा, थोड़ा सा अलग चेंज है, सिग्मा टी इंटू पी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए इंटू डी ज़ीरो माइनस डी। जो भी आंसर आएगा वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए। सिग्मा सी पी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स डी, जो भी आंसर आएगा वो लार्ज होना चाहिए। और पी डिवाइड टाउ के लिए डी ज़ीरो डिवाइड बाई डी, जो भी आंसर आएगा वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ये टास्क आपके लिए। तो होपफुली आपको ये आज के लेक्चर में आपका न्यूमेरिकल में इंटरेस्टिंग चीज़ लगी होंगी। और जितना भी टास्क मैंने आपको कहा है कि जो आपको घर पे ट्राई करना है वो करना ही है, तभी जाके आपके माइंड में कुछ डाउट्स आएंगे तो वो डाउट्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।